सर छोटू राम, जन्म 24 नवंबर 1881, 9 जनवरी 1945, ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत के एक प्रमुख राजनेता एवं विचारक थे। उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के गरीबों के हित में काम किया। इस उपलब्धि के लिए उन्हें 1937 में नाइट की उपाधि दी गई। राजनीतिक मोर्चे पर वह नेशनल यूनियनिस्ट पार्टी के सहसंस्थापक थे, जिसने स्वतंत्रता पूर्व भारत में संयुक्त पंजाब प्रांत पर शासन किया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग को दूर रखा। छोटूराम का जन्म रोहतक के छोटे से गांव गढ़ी सांपला में बहुत ही साधारण परिवार में हुआ। झज्जर उस समय रोहतक जिले का ही अंग था। छोटूराम का असली नाम राय रिचपाल था। वे अपने भाइयों में से सबसे छोटे थे, इसलिए सारे परिवार के लोग इन्हें छोटू कहकर पुकारते थे। स्कूल रजिस्टर में भी इनका नाम छोटूराम ही लिखा दिया गया और ये महापुरुष छोटूराम के नाम से ही विख्यात हुए। उनके दादा श्री रामरत्न के पास 10 एकड़ बंजर व बारानी जमीन थी। छोटूराम जी के माता श्रीमती हरकी देवी तथा पिता श्री सुखीराम कर्जे और मुकदमों में बुरी तरह से फंसे हुए थे। आरंभिक शिक्षा। जनवरी सन 1891 में छोटूराम ने अपने गांव से 12 मील की दूरी पर स्थित मिडिल स्कूल झज्जर में प्राइमरी शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद झज्जर छोड़कर उन्होंने क्रिश्चियन मिशन स्कूल दिल्ली में प्रवेश लिया, लेकिन उनके समक्ष फीस और शिक्षा का खर्चा वहन करना बहुत बड़ी चुनौती थी। छोटूराम जी के अपने ही शब्दों में कि सांपला के साहूकार से जब पिता पुत्र कर्जा लेने गए तो अपमान की चोट जो साहूकार ने मारी वो छोटूराम को एक महामानव बनाने के दिशा में एक शंखनाद था। छोटूराम के अंदर का क्रांतिकारी युवा जाग चुका था। अब तो छोटूराम हर अन्याय के विरोध में खड़े होने का नाम हो गया था। क्रिश्चियन मिशन स्कूल के छात्रावास के प्रभारी के विरुद्ध श्री छोटूराम के जीवन की पहली विरोधात्मक हड़ताल थी। इस हड़ताल के संचालन को देखकर छोटूराम जी को स्कूल में जनरल रॉबर्ट के नाम से पुकारा जाने लगा। सन 1903 में इंटरमीडिएट परीक्षा पास करने के बाद छोटूराम जी ने दिल्ली के अत्यंत प्रतिष्ठित सेंट स्टीफन कॉलेज से 1905 में ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। छोटूराम जी ने अपने जीवन के आरंभिक समय में ही सर्वोत्तम आदर्शों और युवा चरित्रवान छात्र के रूप में वैदिक धर्म और आर्य समाज में अपनी आस्था बना ली थी। सन 1905 में छोटूराम जी ने कालाकांकर के राजा रामपाल सिंह के सहनिजी सचिव के रूप में कार्य किया और यहीं सन 1907 तक अंग्रेजी के हिंदुस्तान समाचार पत्र का संपादन किया। यहाँ से छोटूराम जी आगरा में वकालत की डिग्री करने चले गए। प्रथम सेवा। झज्जर जिले में जन्मा यह जुझारू युवा छात्र सन 1911 में आगरा के जाट छात्रावास का अधीक्षक बना। 1911 में इन्होंने लॉ की डिग्री प्राप्त की। यहाँ रहकर छोटूराम जी ने मेरठ और आगरा डिवीजन की सामाजिक दशा का गहन अध्ययन किया। 1912 में चौधरी लालचंद के साथ वकालत आरंभ कर दी और उसी साल जाट सभा का गठन किया। प्रथम विश्वयुद्ध के समय में चौधरी छोटूराम जी ने रोहतक से 22,144 जाट सैनिक भर्ती करवाए, जो सारे अन्य सैनिकों का आधा भाग था। अब तो छोटूराम एक महान क्रांतिकारी समाज सुधारक के रूप में अपना स्थान बना चुके थे। इन्होंने अनेक शिक्षण संस्थानों की स्थापना की, जिसमें जाट आर्य वैदिक संस्कृत हाई स्कूल रोहतक प्रमुख है। 1 जनवरी 1913 को जाट आर्य समाज ने रोहतक में एक विशाल सभा की, जिसमें जाट स्कूल की स्थापना का प्रस्ताव पारित किया, जिसके फलस्वरूप 7 सितंबर 1913 में जाट स्कूल की स्थापना हुई। वकालत जैसे व्यवसाय में भी चौधरी साहब ने नए ऐतिहासिक आयाम जोड़े। उन्होंने झूठे मुकदमे न लेना, छलकपट से दूर रहना, गरीबों को निःशुल्क कानूनी सलाह देना, मुवक्किलों के साथ सद्व्यवहार करना
अपने वकालती जीवन का आदर्श बनाया। इन्हीं सिद्धांतों का पालन करके केवल पेशे में ही नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू में चौधरी साहब बहुत ऊंचे उठ गए थे। इन्हीं दिनों 1915 में चौधरी छोटूराम जी ने जाट गजट नाम का क्रांतिकारी अखबार शुरू किया, जो हरियाणा का सबसे पुराना अखबार है, जो आज भी छपता है और जिसके माध्यम से छोटूराम जी ने ग्रामीण जनजीवन का उत्थान और साहूकारों द्वारा गरीब किसानों के शोषण पर एक सारगर्भित दर्शन दिया था, जिस पर शोध की जा सकती है। चौधरी साहब ने किसानों को सही जीवन जीने का मूलमंत्र दिया। जाटों का सोनीपत की जुडिशियल बेंच में कोई प्रतिनिधि न होना, बहियों का विरोध जिनके जरिए गरीब किसानों की जमीनों को गिरवी रखा जाता था, राज के साथ जुड़ी हुई साहूकार कौमों का विरोध जो किसानों की दुर्दशा के जिम्मेवार थे, के संदर्भ में किसान के शोषण के विरुद्ध उन्होंने डटकर प्रचार किया। स्वाधीनता संग्राम। छोटूराम ने राष्ट्र के स्वाधीनता संग्राम में डटकर भाग लिया। 1916 में पहली बार रोहतक में कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ, जिसमें छोटूराम रोहतक कांग्रेस कमेटी के प्रथम प्रधान बने। सारे जिले में चौधरी छोटूराम का आह्वान अंग्रेजी हुकूमत को कंपकपा देता था। चौधरी साहब के लेखों और कार्य को अंग्रेजों ने बहुत भयानक करार दिया। फलस्वरूप रोहतक के डिप्टी कमिश्नर ने तत्कालीन अंग्रेजी सरकार से चौधरी छोटूराम को देश निकाले की सिफारिश कर दी। पंजाब सरकार ने अंग्रेज हुक्मरानों को बताया कि चौधरी छोटूराम अपने आप में एक क्रांति हैं, उनका देश निकाला गदर मचा देगा, खून की नदियां बह जाएंगी, किसानों का एक एक बच्चा चौधरी छोटूराम हो जाएगा। अंग्रेजों के हाथ कांप गए और कमिश्नर की सिफारिश को रद्द कर दिया गया। चौधरी छोटूराम, लाला श्याम लाल और उनके 3 वकील साथियों नवल सिंह, लाला लालचंद जैन और खान मुश्ताक हुसैन ने रोहतक में एक ऐतिहासिक जलसे में मार्शल के दिनों में साम्राज्यशाही द्वारा किए गए अत्याचारों की घोर निंदा की। सारे इलाके में एक भूचाल सा आ गया। अंग्रेजी हुक्मरानों की नींद उड़ गई। चौधरी छोटूराम व इनके साथियों को नौकरशाही ने अपने रोष का निशाना बना दिया और कारण बताओ नोटिस जारी किए गए कि क्यों न इनके वकालत के लाइसेंस रद्द कर दिए जाएं। मुकदमा बहुत दिनों तक सेशन की अदालत में चलता रहा और आखिर चौधरी छोटूराम की जीत हुई। यह जीत नागरिक अधिकारों की जीत थी। अगस्त 1920 में छोटूराम ने कांग्रेस छोड़ दी क्योंकि वे गांधी जी के असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे। उनका विचार था कि इस आंदोलन से किसानों का हित नहीं होगा। उनका मत था कि आज़ादी की लड़ाई संवैधानिक तरीके से लड़ी जाए। कुछ बातों पर वैचारिक मतभेद होते हुए भी चौधरी साहब महात्मा गांधी की महानता के प्रशंसक रहे और कांग्रेस को अच्छी जमात कहते थे। छोटूराम ने अपना कार्यक्षेत्र उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब तक फैला लिया और जाटों का सशक्त संगठन तैयार किया। आर्य समाज और जाटों को एक मंच पर लाने के लिए उन्होंने स्वामी श्रद्धानंद और भटिंडा गुरुकुल के मैनेजर चौधरी पीरूराम से संपर्क साध लिया और उसके कानूनी सलाहकार बन गए। सन 1925 में राजस्थान में पुष्कर के पवित्र स्थान पर चौधरी छोटूराम ने एक ऐतिहासिक जलसे का आयोजन किया। सन 1934 में राजस्थान के सीकर शहर में किराया कानून के विरोध में एक अभूतपूर्व रैली का आयोजन किया गया, जिसमें 10,000 जाट किसान शामिल हुए। यहां पर जनेऊ और देसी घी दान किया गया। महर्षि दयानंद सरस्वती के सत्यार्थ प्रकाश के श्लोकों का उच्चारण किया गया। इस रैली से चौधरी छोटूराम भारतवर्ष की राजनीति के स्तंभ बन गए। पंजाब में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन को दबाने के लिए मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप देश की राजनीति में एक अजीबोगरीब मोड़ आ गया।
एक तरफ गांधी जी का असहयोग आंदोलन था तो दूसरी ओर प्रांतीय स्तर पर चौधरी छोटूराम और चौ लालचंद आदि जाट नेताओं ने अंग्रेजी हुकूमत के साथ सहयोग की नीति अपना ली थी। पंजाब में मांटेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार लागू हो गए थे। सर फजले हुसैन ने खेतीहर किसानों की एक पार्टी जमींदारा पार्टी खड़ी कर दी। चौ छोटूराम व इसके साथियों ने सर फजले हुसैन के साथ गठबंधन कर लिया और सर सिकंदर हयात खान के साथ मिलकर यूनियनिस्ट पार्टी का गठन किया। तब से हरियाणा में दो परस्पर विरोधी आंदोलन चलते रहे। चौधरी छोटूराम का टकराव एक ओर कांग्रेस से था तथा दूसरी ओर शहरी हिंदू नेताओं व साहूकारों से होता था। चौधरी छोटूराम की जमींदारा पार्टी किसान, मजदूर, मुसलमान, सिख और शोषित लोगों की पार्टी थी। लेकिन यह पार्टी अंग्रेजों से टक्कर लेने को तैयार नहीं थी। हिंदू सभा व दूसरे शहरी हिंदुओं की पार्टियों से चौधरी छोटूराम का मतभेद था। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत 1920 में आम चुनाव कराए गए। इसका कांग्रेस ने बहिष्कार किया और चौ छोटूराम व लाल सिंह जमींदारा पार्टी से विजयी हुए। उधर 1930 में कांग्रेस ने एक और जाट नेता चौधरी देवीलाल को चौ छोटूराम की पार्टी के विरोध में स्थापित किया। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत सीमित लोकतंत्र के चुनाव 1937 में हुए। इसमें 175 सीटों में से यूनियनिस्ट पार्टी को 99, कांग्रेस को केवल 18, खालसा नेशनलिस्ट को 13 और हिंदू महासभा को केवल 12 सीटें मिली थीं। हरियाणा देहाती सीट से केवल एक प्रत्याशी चौधरी दुनीचंद ही कांग्रेस से जीत पाए थे। चौधरी छोटूराम के कद का अंदाजा इस चुनाव से अंग्रेजों, कांग्रेसियों और सभी विरोधियों को हो गया था। चौधरी छोटूराम की लेखनी जब लिखती थी तो आग उगलती थी। ठग बाजार की सैर और बेचारा किसान के लेखों में से 17 लेख जाट गजट में छपे। 1937 में सिकंदर हयात खान पंजाब के पहले प्रधानमंत्री बने और झज्जर के ये जुझारू नेता चौ छोटूराम विकास व राजस्व मंत्री बने और गरीब किसान के मसीहा बन गए। चौधरी छोटूराम ने अनेक समाज सुधारक कानूनों के जरिए किसानों को शोषण से निजात दिलवाई। महत्वपूर्ण योगदान: साहूकार पंजीकरण एक्ट 1938 1934। यह कानून 2 सितंबर 1938 को प्रभावी हुआ था। इसके अनुसार कोई भी साहूकार बिना पंजीकरण के किसी को कर्ज नहीं दे पाएगा और न ही किसानों पर अदालत में मुकदमा कर पाएगा। इस अधिनियम के कारण साहूकारों की एक फौज पर अंकुश लग गया। गिरवी जमीनों की मुफ्त वापसी एक्ट 1938। यह कानून 9 सितंबर 1938 को प्रभावी हुआ। इस अधिनियम के जरिए जो जमीनें 8 जून 1901 के बाद कुर्की से बेची हुई थी तथा 37 सालों से गिरवी चली आ रही थीं, वो सारी जमीनें किसानों को वापस दिलवाई गईं। इस कानून के तहत केवल एक सादे कागज पर जिलाधीश को प्रार्थना पत्र देना होता था। इस कानून में अगर मूल राशि का 2 गुना धन साहूकार प्राप्त कर चुका है तो किसान को जमीन का पूर्ण स्वामित्व दिए जाने का प्रावधान किया गया। कृषि उत्पाद मंडी अधिनियम 1938। यह अधिनियम 5 मई 1939 से प्रभावी माना गया। इसके तहत नोटिफाइड एरिया में मार्केट कमेटियों का गठन किया गया। एक कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार किसानों को अपनी फसल का मूल्य 1 रुपये में से 60 पैसे ही मिल पाता था। अनेक कटौतियों का सामना किसानों को करना पड़ता था। आढ़त, तुलाई, रोलाई, मुनीमी, पल्लेदारी और कितनी ही कटौतियां होती थीं। इस अधिनियम के तहत किसानों को उसकी फसल का उचित मूल्य दिलवाने का नियम बना। आढ़तियों के शोषण से किसानों को निजात इसी अधिनियम ने दिलवाई। व्यवसाय श्रमिक अधिनियम 1940। यह अधिनियम 11 जून 1940 को लागू हुआ।
बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाए जाने वाले इस कानून ने मजदूरों को शोषण से निजात दिलाई। सप्ताह में एक दिन की छुट्टी वेतन सहित और दिन में 8 घंटे काम करने के नियत किए गए। 14 साल से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी नहीं कराई जाएगी। दुकान व व्यावसायिक संस्थान रविवार को बंद रहेंगे। छोटी छोटी गलतियों पर वेतन नहीं काटा जाएगा। जुर्माने की राशि श्रमिक कल्याण के लिए ही प्रयोग हो पाएगी। इन सब की जांच एक श्रम निरीक्षक द्वारा समय समय पर की जाया करेगी। कर्जा माफी अधिनियम 1934। यह क्रांतिकारी ऐतिहासिक अधिनियम दीनबंधु चौधरी छोटूराम ने 8 अप्रैल 1935 में किसान व मजदूर को सूदखोरों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए बनवाया। इस कानून के तहत अगर कर्जे का दुगुना पैसा दिया जा चुका है तो ऋणी ऋण मुक्त समझा जाएगा। इस अधिनियम के तहत कर्जा माफी रिकैंसिलेशन बोर्ड बनाए गए जिसमें एक चेयरमैन और 2 सदस्य होते थे। दाम दुप्पटा का नियम लागू किया गया। इसके अनुसार दुधारू पशु बछड़ा, ऊंट, रेहड़ा, घेर, गितवाड़ आदि आजीविका के साधनों की नीलामी नहीं की जाएगी। इस कानून के तहत अपीलकर्ता के संदर्भ में एक दंतकथा बहुत प्रचलित हुई थी कि लाहौर हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सर शादीलाल से एक अपीलकर्ता ने कहा कि मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरा घर और बैल कुर्की से माफ किया जाए। तब न्यायाधीश सर शादीलाल ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि एक छोटूराम नाम का आदमी है, वही ऐसे कानून बनाता है, उसके पास जाओ और कानून बनवा कर लाओ। अपीलकर्ता छोटूराम के पास आया और यह टिप्पणी सुनाई। छोटूराम ने कानून में ऐसा संशोधन करवाया कि उस अदालत की सुनवाई पर ही प्रतिबंध लगा दिया और इस तरह चौधरी साहब ने इस व्यंग्य का इस तरह जबरदस्त उत्तर दिया। मोर के शिकार पर पाबंदी। छोटूराम ने भ्रष्ट सरकारी अफसरों और सूदखोर महाजनों के शोषण के खिलाफ अनेक लेख लिखे। कोर्ट में उनके विरुद्ध मुकदमे लड़े व जीते। वर्टिकल बार, मोर बचाओ, ठगी के बाजार की सैर, बेचार जमींदार, जाट नौजवानों के लिए जिंदगी के नुस्खे और पाकिस्तान आदि लेखों द्वारा किसानों में राजनैतिक चेतना, स्वाभिमानी भावना तथा देशभक्ति की भावना पैदा करने का प्रयास किया गया। इन लेखों द्वारा किसान को धूल से उठाकर उनकी शान बढ़ाई। महाजन और साहूकार ही नहीं, अंग्रेज अफसरों के विरुद्ध भी छोटूराम जनता में राष्ट्रीय चेतना जगाते थे। अंग्रेजों द्वारा बेगार लेने और किसानों की गाड़ियां मांगने की प्रवृत्ति के विरोध में आपने जनमत तैयार किया था। गुड़गांव जिले के अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर कर्नल इलियस्टर मोर का शिकार करते थे। लोगों ने उसे रोकना चाहा परंतु साहब ने परवाह नहीं की। जब उनकी शिकायत छोटूराम तक पहुंची तो आपने जाट गजट में जोरदार लेख छापे जिनमें अंधे, बहरे, निर्दयी अंग्रेज के खिलाफ लोगों का क्रोध व्यक्त किया गया। मिस्टर इलियस्टर ने कमिश्नर और गवर्नर से शिकायत की। जब ऊपर से माफी मांगने का दबाव पड़ा तो छोटूराम ने झुकने से इनकार कर दिया। अपने चारों ओर आतंक, रोष, असंतोष और विद्रोह उठता देख दोषी डीसी घबरा उठा और प्रायश्चित के साथ वक्तव्य दिया कि वह इस बात से अनभिज्ञ था कि हिंदू मोर हत्या को पाप मानते हैं। अंत में अंग्रेज अधिकारी द्वारा खेद व्यक्त करने तथा भविष्य में मोर का शिकार न करने के आश्वासन पर ही छोटूराम शांत हुए। रोहतक जिले के डीसी लिंकन E.H.I.C.US 6 नवंबर 1931 to 4 अप्रैल 1933, 31 अक्टूबर 1933 to 22 मार्च 1934 ने सन 1933 में जाट गजट के लेखों के विषय में एक लेख की ओर अंबाला कमिश्नरी के अंग्रेज अफसर को ध्यान दिलाया। राव बहादुर चौधरी छोटूराम ने जाट जाति के उत्थान के लिए जाट गजट प्रचलित किया था।
किंतु यह तो जमींदार पार्टी का कट्टर समर्थक बन गया है और सरकारी कर्मचारियों पर दोष लगाकर उनको लज्जित कर रहा है। यह ब्रिटिश सरकार का कट्टर विरोधी बन चुका है, पर यह प्रायः कांग्रेस के अभिप्राय जैसे विचार प्रकट करता है। CFDC रोहतक 12/40 उमार सचदेव टू शीपशैंक्स कौन अंबाला डिव 16 सितंबर 1933 मार्च 28 सन 1944 में मिशू ने जिन्ना को कान पकड़कर पंजाब से बाहर निकालना। सन 1944 में भारत की राजनीति में मुस्लिम लीग का प्रभाव बहुत प्रबल हो गया था। मुसलमान जाति उसके झंडे के नीचे संगठित होकर जिन्ना को अपना नेता मान चुकी थी, परंतु जिन्ना इस बात से बहुत चिंतित थे कि मुसलमानों के गढ़ पंजाब में 4 छोटू राम के कारण उनकी दाल नहीं गल पा रही है। वहां की यूनियनिस्ट सरकार को किसी भी प्रकार तोड़ने के लिए वे जीतोड़ कोशिश कर रहे थे। जिन्ना लाहौर पहुंचे और पंजाब के प्रधानमंत्री श्री खिजर हयात खां पर दबाव डाला, परंतु चौधरी छोटू राम के निर्देश पर श्री खिजर हयात खां ने मिशू जिन्ना को 24 घंटे के भीतर पंजाब से बाहर निकल जाने का आदेश दे दिया। वह निराश होकर आदेश अनुसार पंजाब से बाहर निकल गया। उन दिनों जब राष्ट्र के कांग्रेसी चोटी के नेता तथा अन्य सभी नेता जिन्ना के सामने किंकर्तव्य विमूढ़ होकर हथियार डाल रहे थे और अंग्रेज शासक जिन्ना की पीठ ठोक रहे थे, तो केवल 4 छोटू राम का ही साहस था कि उसके विरुद्ध ऐसा कठोर पग उठाया। अहंकार की मूर्ति जिन्ना को कितनी खींच हुई होगी, इसकी कल्पना सहज ही की सकती है। जिन्ना को पंजाब से बाहर निकाले जाने पर पंजाब के मुसलमानों में कोई रोष पैदा नहीं हुआ और न ही उन्होंने इसका विरोध किया। इसका कारण साफ है कि पंजाब के मुसलमानों के दिल 4 छोटू राम ने जीत रखे थे, जो इनको छोटा राम कहा करते थे। जिन्ना को पंजाब से निकालने के बाद तो मुसलमानों ने 4 छोटू राम को रहबरे आजम का खिताब दे दिया। मिशू ने जिन्ना को पंजाब से निकालने पर सर छोटू राम की प्रसिद्धि पूरे भारत में हो गई और वे उच्च कोटि के राष्ट्रीय नेताओं की श्रेणी में आ गए। मिशू ने जिन्ना की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल गई, परंतु कांग्रेस के नेताओं ने उसे धूल से निकालकर फिर ऊपर चढ़ा दिया। इसी तरह हिंदू महासभा अध्यक्ष सावरकर की अलग हिंदू राष्ट्र की मांग भी जिन्ना को मजबूत करती चली गई। महात्मा गांधी ने उसके पास जाकर उसकी मांगों के विषय में पूछा तथा राजाजी फार्मूले के अनुसार पाकिस्तान उसे बड़े थाल में रखकर भेंट कर दिया। यदि कांग्रेस आज़ादी लेने में इतनी जल्दी न करती या कुछ दिन के लिए ठहरी रहती और सर छोटू राम की बात को मान लेती तो पाकिस्तान बनने का प्रश्न ही नहीं होता और देश की अखंडता कायम रहती। पाठक समझ गए होंगे कि सर छोटू राम की कितनी महान देशभक्ति थी कि वे कभी भी पाकिस्तान नहीं बनने देते, जिससे भारत की अखंडता कायम रहती। पाकिस्तान तो कांग्रेस के नेताओं ने बनवा दिया। बात बिल्कुल स्पष्ट है कि देश के टुकड़े न होने देने में सर 4 छोटू राम की देशभक्ति कांग्रेस की तुलना में बहुत महान है। आर्काइव्ड 21 मार्च 2020 एट द वेबैक मशीन। स्वतंत्रता के करीब 1942 में सर सिकंदर खान का देहांत हो गया और खिजर हयात खान तीवाना ने पंजाब की राजसत्ता संभाली। सर छोटू राम अब्दुल कलाम आजाद की नीतियों के समर्थक थे। दोनों ही चुनौती बन गई थीं। पहले और दूसरे महायुद्ध में चौधरी छोटू राम द्वारा कांग्रेस के विरोध के बावजूद सैनिकों की भर्ती से अंग्रेज बड़े खुश थे। अंग्रेजों ने हरियाणा के इलाके की वफादारियों से खुश होकर हरियाणा निवासियों को वचन दिया कि भाखड़ा पर बांध बनाकर सतलुज का पानी हरियाणा को दिया जाएगा। सर छोटू राम ने ही भाखड़ा बांध का प्रस्ताव रखा था। सतलुज के पानी का अधिकार बिलासपुर के राजा का था। झज्जर के महान सपूत ने बिलासपुर के राजा के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
सन 1924 से 1945 तक पंजाब की राजनीति के अकेले सूर्य चौ छोटूराम का 9 जनवरी 1945 को देहावसान हो गया।